जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम लोग एक महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले क्लास में देखा था कि भारत में जो है टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और वह मगध जो है, इस मगध पर जो है वो टोटल मिलाकर के जो है 7 राजवंश शासन करेंगे। और ये सातों राजवंश जो है वो पूरे अखंड भारत का जो है अपने राज का विस्तार करके पूरे अखंड भारत पर अपना अधिकार बना लेंगे। तो उसी के सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो महाजनपद काल में जो है सबसे पहला वंश जो हम लोग पढ़े थे, वो पहला वंश कौन सा पढ़ा था? हर्यक वंश। ठीक है, कौन सा वंश पढ़ा था? हर्यक वंश। यानी कि मगध के जो है रिफरेंस इर्द गिर्द ही जो है वो पूरे वंश के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो जिसमें हर्यक वंश हम लोग पहला वंश पढ़ा था। और हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था? ठीक, तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है यह बिंबिसार होता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है वह बिंबिसार होता है। ठीक है, कौन होता है? बिंबिसार। और बिंबिसार जो है यह आपको शासन कब से कब तक करता है? तो यह शासन इसका जो है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है वह बिंबिसार जो है वह मगध की गद्दी पर बैठता है। और पूरा हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 412 ईसा पूर्व तक जो है वह आपको हर्यक वंश का शासन चलता है। ठीक, तो हर्यक वंश का जो है वह शासन में सबसे पहला राजा जो है बिंबिसार था। फिर हमने ये भी बताया था कि बिंबिसार जो है वो पहले बौद्ध धर्म को अपनाता है, फिर अपनी पत्नी दूसरी पत्नी चेलना के प्रभाव में आकर के जो है जैन धर्म को अपना लेता है। और इस बिंबिसार का जो है राज का विस्तार करने का दो तरीका था कि छोटे छोटे राजा के ऊपर जो है वह डायरेक्ट आक्रमण करके अपने राज का विस्तार करते थे। और दूसरा तरीका यह था कि यह विवाह करके जो है दहेज के रूप में जो है वह कोई काशी प्रांत ले लिया या अन्य भूमि जो है वह दहेज के रूप में लेता था और अपने राज का विस्तार करता था। ठीक है, कौन? बिंबिसार। बिंबिसार का जो है पुत्र होता है आपका अजात शत्रु। और यह अजात शत्रु जो है, ये अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश का जो है दूसरा शासक होता है। और ये अजात शत्रु ही जो है ये अपने पिता की क्या कर देता है? हत्या कर देता है और खुद जो है मगध की गद्दी पर बैठ जाएगा। और ये मगध की गद्दी पर जब शासन करेगा, ये तो 16 वर्षों तक शासन करता है, यानी कि 492 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का जो है वह अजात शत्रु मगध की गद्दी पर बैठता है। ठीक, और ये अजात शत्रु जो है, इसके द्वारा जो है क्या क्या काम किया गया था कि इसके द्वारा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि यह जो है अपने मामा की पुत्री यानी कि मौसेरी बहन से ममेरी बहन से जो है बजीरा से विवाह कर लेगा। और विवाह करके जो है वह अपना इसके साथ जो है वो अपने राजधानी के जो है वह किलाबंदी कराता है। अजातशत्रु के शासनकाल में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और इसी के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व जो है किया जाता है आपको राजगीर में। ठीक है, राजगीर के सतपर्णी गुफा में। चूंकि बिंबिसार जो है वैशाली को नहीं जीत पाता है, तो अजातशत्रु जो है वो वैशाली पर आक्रमण करता है। यह अपने वर्षकार के सहयोग से। और इस आक्रमण में जो है दो प्रमुख हथियार का इस्तेमाल करता था। और वो दो प्रमुख हथियार थे रथ मुसल और महाशिला कंटक। और उस दो हथियार की मदद से जो है वैशाली को जो है जीत करके मगध में मिला लेता है। क्लियर है? अजातशत्रु जो है प्रारंभ में बौद्ध धर्म से जैन धर्म को अपना के रखा था, फिर बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और ये 16 वर्ष के जो है तक जो है वो मगध की गद्दी पर शासन करता है। और इसका पुत्र होता है उदयन। ठीक है, इसका पुत्र होता है उदयन। और यह उदयन जो है ये भी क्या करता है कि अपने पिता यानी कि अजातशत्रु को जो हत्या करके यह खुद जो है राजा की गद्दी पर बैठता है। और इसका शासनकाल जो है वह 460 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक का जो है वह मगध की गद्दी पर जो ये शासन करता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, कि बिंबिसार को जो है उसका पुत्र अजातशत्रु हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठता है। फिर इतिहास को फिर से दोहराता है। और अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन जो है वो क्या करता है कि अपने पिता का हत्या करके वो भी जो है मगध की गद्दी का शासक बन जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अभी जो है चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो यह उदयन जो है, यह उदयन देखिए यहाँ पर जो है बिंबिसार का राजधानी कहाँ रहेगा? यह आपका राजधानी इसका भी राजगीर ही रहेगा, या जिसे राजगिरी कहा जाता था। और इसका भी जो राजगीर ही रहेगा। यह अजातशत्रु जो है सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को क्या करता है? किलाबंदी करता है। और इसके बाद जो है उदयन जब मगध की गद्दी पर बैठेगा, ठीक, तो यह अपनी राजधानी जो है वह राजगीर से हटा करके, ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा? तो चलिए इसको जो हम पूरा अलग स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक अजातशत्रु का राजधानी कहाँ है? राजगृह, या इसी को जो है राजगीर भी कहते हैं।
यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अभी जो अजातशत्रु के बाद जो है मगध गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उदयन जो है वो मगध के गद्दी पर बैठेगा। और यह उदयन का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक जो है वह मगध के गद्दी पर शासन करता है। इस उदयन के द्वारा जो है सबसे पहला काम किया जाता है, ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि यह अपनी राजधानी जो है, ठीक है, राजधानी क्या करेगा, यह अपनी राजधानी जो है वह राजगीर से हटा करके जो है अपनी राजधानी में जो है परिवर्तन करेगा। और राजधानी जब वह कहाँ बनाएगा, तो अपनी राजधानी जो है सबसे पहले अपनी राजधानी जो है वह कुसुमपुर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कुसुमपुर। और यह कुसुमपुर को जो है इसे जो है पुरुषपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरुषपुर भी कहा जाता है। और यही कुसुमपुर पुरुषपुर यानी राजगीर से कहाँ कर दिया, पहले राजधानी कहाँ था अजातशत्रु के समय में, यह राजधानी रहता है आपका राजगीर। ठीक है, आपको राजगिरी, राजगिरी, और राजगिरी से जो है राजधानी बदल देता है या बना लेता है अपना राजधानी कहाँ, कुसुमपुर या पुरुषपुर। तो यही पुरुषपुर या कुसुमपुर जो है आगे चल करके जो है यही क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका पाटलिपुत्रा कहलाएगा। यही पाटलिपुत्रा जिसे हम जो है पटना के राजधानी के रूप में जो है पटना जानते हैं, ठीक है, यही पाटलिपुत्रा जो है वह पटना है। तो सबसे पहले जो है पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया था, तो हर्यक वंश के तीसरे शासक, ठीक है, हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन जो है वह सबसे पहले जो है पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाता है। ठीक है, सबसे पहले पाटलिपुत्रा को जो है वह क्या करता है, राजधानी बनाता है। यहाँ तक समझ में आया। इसकी माता का नाम जो है यानी कि उदयन के माता का नाम क्या रहेगा, तो इसके माता का नाम जो है वह पद्मावती रहेगा। यानी कि अजातशत्रु की पत्नी है पद्मावती, यानी कि इसकी माता होगी यह पद्मावती। और उदयन जो है वह अपने पिता के हत्या करके जो है वो मगध गद्दी पर बैठता है। इसलिए इसे जो है चूंकि यह पिता का हत्या करता है, ठीक है, पिता का हत्या करेगा, तो इसे जो है बौद्ध धर्म में जो है प्रीत हंता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो प्रीत हंता का नाम से। इसका पिता भी जो है वह अपने पिता का जो है वह हत्या कर दिया था, यानी कि उदयन का पिता अजातशत्रु, तो अजातशत्रु का हत्या उदयन करेगा। और अजातशत्रु जो है वह अपने पिता यानी बिंबिसार का हत्या भी जो है अजातशत्रु करके वह मगध गद्दी पर बैठता है। इसलिए इसे प्रीत हंत, चूंकि पिता का हत्या कर रहा है, तो इसीलिए इसे जो बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाएगा, तो बौद्ध धर्म में जो है इसे प्रीत हंता के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है वह अन्य नाम है, उदयन का जो है अन्य नाम भी है, इसको जो है आपको उदाई भी कहा जाता है। ठीक है, उदयन को जो है वह उदाई भी कहा जाता है, इसके साथ साथ जो है इसे उदय भद्र भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर प्रश्न में जो है उदयन की जगह पर उदय भद्र या उदाई दिया हुआ है, तो ये इसी का जो है वह दूसरा नाम है। ठीक है, यह चंपा का जो है उपराजा पहले था, उसके बाद जो है वह क्या होता है, मगध गद्दी का जो है वह मगध का सम्राट बन जाता है। पुराणों और जैन ग्रंथों में जो है अनुसार उदयन ने जो है गंगा और सोन संगम के समीप जो है एक शहर की स्थापना करता है। ठीक है, यह उदयन क्या करेगा, उदयन क्या करेगा कि गंगा नदी और सोन नदी, ठीक है, गंगा और सोन नदी जो है वो आपको मगध के इर्द गिर्द ही है। जब पहले हमने बताया था कि मगध का जब चारों तरफ का दुर्ग पड़ा रहा था, तो उस समय हमने बताया था, तब यह उदयन क्या करता है कि गंगा और सोन नदी के समीप, ठीक है, सोन नदी के समीप, यह सोन नदी के समीप जो है एक एक जो है मतलब गंगा और सोन नदी के समीप जो है उसके संगम पर एक शहर की स्थापना करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक शहर की स्थापना करेगा। और इसी शहर का जो है वह नाम आगे चल करके जो है पाटलिपुत्रा कहलाया। यानी कि यह पाटलिपुत्रा जो है, जो कुसुमपुर या पुरुषपुर जो कहा गया, ठीक है, यही पाटलिपुत्रा जो है वह आगे चल के कहलाया। और पहले इससे पहले यह क्या था, कुसुमपुर। और यह जिस शहर को बसाता है, ठीक है, उसी शहर को जो है वह अपनी राजधानी भी बनाता है। ठीक है, यानी कि यह जो है आपको उदयन के द्वारा जो आपको राजधानी भी बनाया गया। तो पहले राजधानी कहाँ थी, तो पहले राजधानी आपको राजगीर रहेगी। उसके बाद जो है उदयन के द्वारा जो है वह गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाएगा उदयन, और वही शहर आगे चल करके जो है पाटलिपुत्रा कहलाता है। और यह आपको अभी वर्तमान में जो है पटना के नाम से इसे हम जाना जाता है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यह अपनी राजधानी में जो है जैन चैत्य का जो है निर्माण कर भी करवाता है, मतलब कि जैन धर्म के लोगों को रहने के लिए जो है वह निवास स्थान बनवाता है। अब इसकी हत्या जो है वह उदयन की हत्या, ठीक है, उदयन का हत्या जो है वह उदयन का हत्या जो है वह इसका पुत्र नहीं करता है। जैसे अभी तक आपने देखा था कि बिंबिसार का
हत्या जो है उसी का पुत्र अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु का हत्या इसका पुत्र उदयन कर देता है, लेकिन उदयन का हत्या जो है इसका पुत्र नहीं करता है, बल्कि एक, ठीक है, बल्कि जो है एक अनजान व्यक्ति कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या कौन करेगा? एक अनजान व्यक्ति कर देगा। ठीक है, अनजान व्यक्ति, और इसकी हत्या जो अनजान व्यक्ति जो करेगा, ठीक है, वह चाकू से गोद करके इसकी हत्या कर देता है, मतलब धोखे से मार देगा, चाकू से गोद कर। ठीक है, चाकू से गोद कर जो है इसकी हत्या कर देगा। किसकी हत्या कर देगा? तो उदयन की हत्या कर देगा। उदयन की हत्या होने के बाद जो है उदयन का पुत्र, इसका जो है पुत्र रहेगा। ठीक है, अभी जो अगला शासक जब मर गया है तो इसका जो है वह अगला शासक जो रहेगा, उदयन का अगला शासक, यानी कि इसका पुत्र, और इसका पुत्र का नाम रहेगा नागदशक। इसका पुत्र का क्या नाम है? नागदशक। यानी कि नागदशक जो है, नागदशक जो है वह क्या होगा कि नागदशक जो है वह अभी मगध गद्दी पर बैठेगा। और यह मगध गद्दी पर, चूंकि यह जो है नागदशक क्या है? एक अयोग्य शासक है। ठीक है, यानी कि शासन करने लायक ये नहीं है। और यह जब अयोग्य शासक रहेगा तो कोई जो है इसका फायदा उठाएगा। और यह फायदा जो है वह कौन उठाता है? यह इसी का सेनापति जो है वह शिशुनाग होता है। यानी कि नाग दशक का सेनापति कौन रहेगा? शिशुनाग रहेगा। और यह शिशुनाग जो है यानी कि इसी का सेनापति, ठीक है, शिशुनाग नाग दशक की हत्या करके जो है वह हर्यक वंश को समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी कि शिशुनाग वंश, शिशुनाग क्या करेगा? ठीक है, शिशुनाग जो है वह नाग दशक की हत्या कर देगा, नाग दशक की हत्या कर देगा। और हत्या करके जो है वह हर्यक वंश को समाप्त कर देगा, हर्यक वंश को समाप्त कर देगा। और हर्यक वंश को समाप्त करके जो है इसके जगह पर कौन सा वंश आ जाएगा? तो शिशुनाग वंश आ जाएगा, शिशुनाग वंश आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले तक हमने पढ़ा था कि जो है हर्यक सबसे पहला मगध पर जो शासक होता है वो, या पूरे इतिहास काल में जो है सबसे पहला शासक कौन सा शासक होता है? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो है वह स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। और यह हर्यक वंश जो है कब से कब तक चलता है? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 512 ईसा पूर्व तक। और यह संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार करेगा। तब बिंबिसार जो इसका पहला शासक होगा, जिसे 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जिसका शासन रहेगा, और इसकी राजधानी जो है राजगीर रहेगी। बिंबिसार का हत्या जो इसका पुत्र जो है अजातशत्रु कर देगा, और खुद जो है मगध की गद्दी पर बैठ जाएगा। और यह 16 वर्ष तक जो है शासन करते हैं, 452 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। और इसकी राजधानी भी राजगीर ही रहेगी। फिर इसका पुत्र जो है उदयन, यानी कि पद्मावती का पुत्र, यानी अजातशत्रु का जो पत्नी होगी पद्मावती, उससे जो है उदयन का जन्म होता है। और यह उदयन भी जो है वह अपने पिता की हत्या करके जो है मगध गद्दी पर बैठेगा। और यह शासन करेगा 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक। फिर ये शासन के उदयन के द्वारा जो है क्या क्या काम किया जाता है? तो उदयन जो है सबसे पहला काम करता है कि अपना सोन और गंगा नदी के संगम पर जो है एक शहर की स्थापना करता है। और उस शहर को जो है वह कुसुमपुर या पुरुषपुर कहा जाता है, जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा कहलाता है। और यही पाटलिपुत्र कुसुमपुर जो है अभी जो है पटना के नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिहार की राजधानी है। ठीक है, और यह जो है अब पाटलिपुत्रा में अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, जो पहले कहाँ थी? पहले राजगीर थी। यहाँ तक समझ में आ गया। उदयन के द्वारा जो है वह शासनकाल कब से कब तक है? 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक। इसका जो है दूसरा नाम भी है, आपको उदाई भी कहा जाता था, और उदय भद्र भी, उदय भद्र भी कहा जाता था। उदयन के माता का नाम जो है वह पद्मावती रहेगा। ठीक है, यहाँ माता का नाम पद्मावती रहेगा। यह उदयन चूंकि अपने पिता का हत्या करता है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म में जो है प्रीतहंता का नाम से भी जाना जाता है। और इसके पिता यानी अजातशत्रु भी अपने पिता का हत्या करता है, इसलिए उसे भी प्रीतहंता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया। अभी उदयन का जो है हत्या जो है इसका पुत्र नहीं करेगा, जबकि इसका पुत्र नहीं करता, इसका हत्या जो है एक अनजान व्यक्ति कर देगा। ठीक है, वह हत्या जो है वह धोखे से चाकू से गोद करके इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या? उदयन की हत्या। जब उदयन का हत्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अगला शासक जो बनेगा इसी का पुत्र बनेगा, जिसका पुत्र का नाम रहता है नागदशक। इसका पुत्र का नाम क्या रहेगा? नागदशक। और यह नागदशक जो है, ठीक है, यह एक अयोग्य शासक है। अयोग्य शासक कहने का मतलब क्या है? कि इसको शासन मतलब व्यवस्था चलाने की जो है उतनी जानकारी नहीं रहती है, और यह शक्तिशाली राजा नहीं हो पाता है। इसलिए जो है इसका सेनापति, मुख्य सेनापति रहता है शिशुनाग। ठीक है, इस चूंकि यह अयोग्य शासक है तो इसका फायदा उठा करके शिशुनाग जो है यह नागदशा की हत्या कर देगा। और नागदशा की हत्या करने के बाद जो है वह उस वंश को समाप्त कर देगा और एक नया वंश का स्थापना करेगा, जिसे जो है वह शिशुनाग वंश कहलाएगा। ठीक है, कौन सा वंश कहलाएगा? शिशुनाग वंश कहलाएगा।
यानी कि अभी हर्यक वंश के बाद जो है वह कौन सा वंश हम पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। आपको हमने पहले भी जो है ट्रिक से बताया था कि इसका ट्रिक है, ठीक है। कौन सा ट्रिक है? हसीन मुसुक शाह, याद है? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, हसीन हसीन मसुक शाह, ठीक है, हसीन मुसुक शाह। यानी कि मगध गद्दी पर जो है 7 राजवंश जो है वह शासन करते हैं। पहला था आपको हर्यक वंश, ठीक है, पहला था आपको हर्यक वंश। दूसरा था आपको शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। तीसरा था आपको नंद वंश। चौथा था आपको मौर्य वंश, मौर्य वंश। और पांचवा था आपको शुंग वंश, शुंग वंश। और सातवां जो अंतिम शासन जो करेगा मगध पर वो होगा आपको सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो इस ट्रिक से जो है मगध गद्दी पर कौन कौन शासन करता है हम सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं। हसीन मुसुक शाह। तो हर्यक वंश जो हम लोग पढ़ लिया, यानी हर्यक वंश पे जो है टोटल कितने शासक रहेंगे? तो बिंबिसार रहेगा, उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन, और उदयन का पुत्र जो है नागदशक, जो कि एक अयोग्य शासक होता है। इसी का फायदा उठाता है उसका सेनापति शिशुनाग, और हर्यक वंश को जो है वो हमेशा के लिए समाप्त कर देता है और एक नए वंश का स्थापना करता है, जिसे कहते हैं हम शिशुनाग वंश कहते हैं। क्लियर है? किसे क्या कहते हैं? शिशुनाग वंश। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं हम शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश का जो है वह स्थापना, चलिए टॉपिक दे दी यहाँ पर, शिशुनाग वंश। दूसरा वंश मगध की गद्दी पर जो शासन करेगा वह कौन शासन करेगा? तो शिशुनाग वंश शासन करेगा, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश जो है इसका स्थापना कौन करेगा? तो इसका स्थापना जो है वह शिशुनाग करता है। ठीक है, यानी शिशुनाग वंश का स्थापना जो है वह कौन करेगा? तो शिशुनाग वंश का स्थापना जो है, ठीक है, शिशुनाग वंश का स्थापना जो है वह कौन करेगा? शिशुनाग करेगा। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द चलिए हम समझते हैं कि शिशुनाग, जो शिशुनाग वंश की स्थापना कर रहा है, ठीक है, यह देखिए शिशुनाग वंश का पहले शासनकाल कब से कब तक चलेगा? तो यह चलेगा आपको 412 में तो समाप्त हो गया हर्यक वंश। तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 344 ईसा पूर्व तक जो है वह शासन किसका रहेगा? शिशुनाग वंश का शासन रहेगा। और यह शिशुनाग जो है वह शासन कब तक करता है? यह करेगा आपको 412 ईसा पूर्व से लेकर के, 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक जो है वह शासन जो है वह किसका रहेगा? शिशुनाग का रहेगा। ठीक है, चूंकि इस वंश का संस्थापक कौन है? तो पहला पहला पॉइंट इसमें है कि आपका इस वंश का संस्थापक यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन रहेगा? तो संस्थापक जो है वह शिशुनाग रहेगा। ठीक है, संस्थापक, चलिए पहला पॉइंट लिख देते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो यह आपको शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है वह कौन है? शिशुनाग रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह वंश अलग नहीं है, यह हर्यक वंश ही है। हर्यक वंश से ही जो अंतिम शासक को हटा देता है, और यह हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक का सेनापति रहता है शिशुनाग। और यह सेनापति जो है राजा को हत्या कर देगा, और राजा यानी कि नागदशक की हत्या करके उसको उसको ही मार देगा और उसके वंश को ही पूरा समाप्त कर देगा। और उसके जगह पर जो हर्यक वंश की जगह पर अभी चलेगा शिशुनाग वंश। इसका शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक? तो 412 से लेकर के 344 ईसा पर। इसका पहला राजा कौन रहेगा? पहला शासक होगा शिशुनाग। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी हमने देखा था जिस प्रकार से जो है बिंबिसार जो है मगध के राज्य का विस्तार कर रहा था, अजातशत्रु वैशाली को जीत लिया था। उसके बाद जो है उदयन के द्वारा जो है वह पाटलिपुत्र शहर को बसाया गया था। तो इस प्रकार से जो है शिशुनाग के अगर द्वारा देखा जाए तो इन्होंने भी जो है वह क्या किया था कि मगध के पास में जो मध्य प्रदेश में आपको जो अवंती महाजनपद था, ठीक है, अवंती महाजनपद को जो है वह आक्रमण करेगा, और अवंती तथा वत्स राज पर भी आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाता है। यानी कि शिशुनाग के द्वारा कौन सा क्षेत्र जो है वो मगध में मिलाया जाता है? तो पहला होता है आपको अवंती, अवंती को जो है मगध में मिला लेगा, तथा जो है वत्स राज को भी जो है क्या करेगा? मगध में मिला लेगा, वत्स राज को। ठीक है, तो शिशुनाग जो है वह अवंती पर आक्रमण करके जो है अवंती को किस में मिला लेता है? आपको अवध मगध में मिला लेगा, और वत्सराज को भी जो है वह मगध में मिला लेगा। बात समझ में आया? ठीक है, यह आपको मगध में जो है वत्सराज और अवंती को मिला लेता है। अब इन्होंने जो है वह अपनी राजधानी, चूंकि इसके पहले नागदशक तक जो है राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा था। तो इन्होंने जो है वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके जो है वह फिर यह वैशाली बना लेगा। ठीक है, शिशुनाग जो है वह अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा? तो यह राजधानी जो है, ठीक है, यह राजधानी जो है वैशाली को बनाता है।
ठीक, इसकी राजधानी कहाँ बनाएगा, तो वैशाली को बनाता है। ठीक है, यानी देखिए हर्यक वंश में जो है सबसे पहला था राजगीर। ठीक है, राजगीर, राजगीर में कब तक, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय तक। अजातशत्रु के बाद जो है बना लेता है पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा यह कौन बनाता है, उदयन बनाएगा। और उदयन के बाद जो है वह नागदशक, जो कि अयोग शासक, नागदशक को मार देगा शिशुनाग, उसका सेनापति रहता है। और यह अपनी राजधानी, जब यह शासक बना था तब राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, और अभी राजधानी कहाँ बना लेगा, यह राजधानी जो है वैशाली बनाएगा। देखिए राजधानी चेंज करने के पीछे कंसेप्ट ये है कि अगर वहां से जहाँ, देखिए हर चीज का मतलब हर राज्य का शासन जो है उसके शासन व्यवस्था पूरा कहाँ से चलती है, उसकी राजधानी से चलती है। अगर पाटलिपुत्रा से ही अगर वह शासन चलाता, ठीक है, तो ऐसा हो सकता था कि वहां पर जनता जो है वह क्या कर सकती थी, विरोध कर सकती थी। इसलिए जो है यह हर राजा क्या करेगा कि अपनी राजधानी जो है वो परिवर्तन करेगा। जैसे जब वंश का तख्ता पलट होगा तब राजधानी भी अपने तुरंत जो है वो चेंज करेगा, क्योंकि राजधानी चेंज नहीं करेगा तो वहां से शासन अगर चलाता है तो जनता क्या कर सकता है, राजा का विरोध कर सकता है। इसलिए यह जो है वह राजधानी को परिवर्तन करता है। ठीक है, तो शिशुनाग जो है वो अवंती और वत्स को जो है क्या करेगा, मगध में मिलाया, पहला पॉइंट। दूसरा जो है आपको राजधानी अपनी पाटलिपुत्रा से बदल करके वैशाली बना लेता है। और इसके शासन के समय जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है यह, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो यह और राज्य का विस्तार करता है। तो यह क्षेत्र जो है इसका बंगाल से लेकर के, ठीक है, बंगाल से लेकर के कहाँ तक रहेगा, तो मालवा तक। यानी कि बंगाल से लेकर के मालवा तक का क्षेत्र जो है यह पूरा क्या करता है, मगध में मिला लेता है। कौन मिला लेगा, तो शिशुनाग मिला लेगा। यह चूंकि सोचिए यह एक सेनापति था और यह राजा को हत्या करके जो है वह खुद राजा बन गया और एक अलग वंश को ही स्थापना कर दिया जो शिशुनाग वंश कहलाया। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी जब शिशुनाग की जब मृत्यु हो जाती है 394 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो अगला शासक होगा, ठीक है, इसका संस्थापक जो है शिशुनाग रहेगा। इसका अगला शासक जो होगा, ठीक है, वह कहलाएगा आपको कालाशोक। ठीक है, यानी शिशुनाग के हत्या के बाद, इसका हत्या जो है वह कोई मारता नहीं है, कोई पीटता नहीं है, हत्या नॉर्मल होता है इसका। और इसके बाद जो है शिशुनाग के बाद जो है अगला शासक कौन बनेगा, कालाशोक बनेगा, कालाशोक बनेगा। और यह कालाशोक जो है वह कब से कब तक शासन करेगा, तो यह शासन करेगा आपको 394 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी बीसी से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक का जो है शासन जो है वह कौन करेगा, कालाशोक करेगा। तो चलिए हम कालाशोक के बारे में समझते हैं। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो शिशुनाग वंश जो है वह शिशुनाग इसका स्थापना करता है। ठीक, और शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन बनेगा, तो वह कालाशोक बनेगा। ठीक, कालाशोक बनेगा। और शिशुनाग वंश के द्वारा जो है क्या क्या काम किया जाता है, तो शिशुनाग के द्वारा जो है वह अवंती और वत्सराज को जो है मगध में मिला लिया गया। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र जो है इन्होंने अधिकार कर लिया। यह अपनी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र से हटा करके जो है वैशाली बना लेता है। ठीक, और इसके बाद जो है वह शिशुनाग वंश का जो अगला शासक होगा वह कालाशोक होगा। और कालाशोक का शासन काल जो है कब से कब तक चलता है, तो 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक शासन चलता है। ठीक है, तो चलिए अब कालाशोक को रेफरेंस लेकर के हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शिशुनाग वंश, ठीक है, हर्यक वंश के बाद कौन आया, चलिए लिखते चलते तो आप लोग को भी याद रहेगा। तो हर्यक वंश के बाद आया आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, शिशुनाग वंश। ठीक, शिशुनाग वंश का जो है स्थापना कौन करेगा, तो इसका स्थापना जो है वह शिशुनाग करेगा। और शिशुनाग का जो है पहला शासक कौन रहेगा, तो आपको शिशुनाग वंश का पहला शासक जो है खुद शिशुनाग ही रहेगा। ठीक है, शिशुनाग ही रहेगा। इसका जो है पहला शासक कौन रहेगा, शिशुनाग। और शिशुनाग के मृत्यु के बाद, ठीक है, शिशुनाग के मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनेगा, कालाशोक। ठीक है, अगला शासक जो इसका होगा वो आपको कालाशोक होगा। तो चलिए कालाशोक को रेफरेंस लेकर के हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, चलिए अब जो है पॉइंट दीजिए आप कालाशोक के बारे में, जो शिशुनाग वंश का शासक रहेगा। यह शिशुनाग वंश का जो है अगला दूसरा शासक है। ठीक है, पहला शासक कौन था, पहला शासक था आपका शिशुनाग खुद, जो कि नागदशक का सेनापति रहता है। ठीक है, पहला चीज देखेंगे इसमें पॉइंट कब से कब तक शासन करता है ये, तो ये आपको 394 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, देखिए शिशुनाग का वंश का यह है ये शासनकाल कब से कब तक था, 412 ईसा पूर्व से लेकर के कब से कब तक, तो 344 ईसा पूर्व तक, 344 ईसा पूर्व तक।
और ये कालाशोक का शासनकाल कब से 394 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, आपको 366 ईसा पूर्व तक जो है वह कालाशोक जो है वह शासन करेगा। अभी कालाशोक का जो है इसके द्वारा क्या किया गया, तो सबसे पहला जो हम लोग समझ गए कि शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बाद जो है दूसरा शासक बना कालाशोक, ठीक है। इसका नाम जो है वह पुराण में, ठीक है, इसका नाम जो है वह पुराण में, ठीक है, काकवर्ण मिलता है। क्या मिलता है? काकवर्ण। तो काकवर्ण किसे कहा जाता है? तो काकवर्ण जो है वह आपको कालाशोक को कहा जाता है, ठीक है, काकवर्ण, ठीक है। काकवर्ण जो है नाम कहाँ मिलता है? तो यह आपको मिलेगा इसका पुराण में नाम, पुराणों की संख्या जो 18 है, तथा जो है आपको पुराण के अलावा जो है आपको दिव्यावदान में भी जो इसका नाम जो है वह काकवर्ण मिलता है, ठीक है। किसमें? दिव्यावदान में। दिव्यावदान में भी इसका नाम क्या मिलेगा? कालाशोक का नाम जो है वह काकवर्ण है। तो प्रश्न आ सकता है कि काकवर्ण जो है वह किसका नाम है, दूसरा नाम है? तो आपको कालाशोक का दूसरा नाम जो है काकवर्ण है, जिसका वर्णन जो है आपको पुराण और दिव्यावदान में आपको देखने को मिलता है। इसने जो है कालाशोक, चूंकि देखिए आपको शिशुनाग के समय जो है वह राजधानी कहाँ रहेगी, या अपनी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र से जो है वैशाली बना लेता है, और यह कालाशोक जो है पुनः वैशाली से जो है अपनी राजधानी फिर पाटलिपुत्र कर लेता है। तब तक तो मामला शांत हो गया होगा। तो यह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र करता है। तो कालाशोक के जो है राजधानी कहाँ रहेगी, तो राजधानी जो है, इसकी राजधानी जो है वह वैशाली से फिर पुनः कहाँ शिफ्ट कर लेगा, तो आपको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लेगा। पाटलिपुत्र जो है वह अपनी राजधानी जो है वह शिफ्ट कर लेगा। इसके पहले जो है आपका वैशाली जो है वह शिशुनाग के समय जो राजधानी रहती थी, ठीक है। इसके समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, ठीक है, तो इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आपको द्वितीय बौद्ध संहिता, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संहिता होती है, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संहिता। प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। बौद्ध संहिता होती है द्वितीय बौद्ध संहिता, और यह द्वितीय बौद्ध संहिता कहाँ होती है, ठीक है, तो वैशाली में होती है। कहाँ होगी? तो वैशाली में। अब वैशाली में ही क्यों, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वैशाली में जब ये राजा रहता है, ठीक है, तो उस समय जो है वैशाली क्या थी? मगध की राजधानी थी, आपको शिशुनाग के समय में। इसीलिए जो है दूसरी बौद्ध संहिता जो है वो वैशाली में कराई जाती है। और यह कब कराया जाता है? यह आपको कराया जाता है 383 ईसा पूर्व। कब कराया जाएगा? 383 ईसा पूर्व जो है द्वितीय बौद्ध संहिता कराई जाती है वैशाली में। और इस समय किसके शासन काल में? तो कालाशोक के नेतृत्व में किया जाता है। और इस समय जो है आपको इसका जो पुरोहित होगा वह कौन होगा? सावक मीर होगा। पुरोहित जो है वह कौन होगा? सावक मीर। ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज हो गया। द्वितीय बौद्ध संहिता जो है कालाशोक के शासनकाल में होगा, ठीक है। यह अपनी राजधानी जो है वह वैशाली से कन्वर्ट करे फिर कहाँ लेके चला आएगा? तो पाटलिपुत्र लेके चला आएगा, ठीक है। यह ब्राह्मण वंश का जो है प्रथम संस्थापक माना जाता है, ठीक है। यह जो है ब्राह्मण वंश का, ठीक है, ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक जो है वह कालाशोक माना जाता है, ठीक है, ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक, ठीक है। यानी कि यह जात से क्या है? पुराण के अनुसार जो अगर देखा जाता है कालाशोक एक क्षत्रिय है, ठीक है, लेकिन माना जाता है कि ब्राह्मण वंश का जो है वह प्रथम क्या है? आपका संस्थापक है, ठीक है। यह क्षत्रिय है किसके अनुसार? तो यह क्षत्रिय मिला आपको लिखा गया है पुराण में। जो 18 पुराण है, तो पुराणों में लिखा गया है कि कालाशोक जो राजा थे, ठीक है, वह राजा जो है क्षत्रिय था। प्रश्न आ सकता है कि कालाशोक जो है पुराण के अनुसार कौन से जाति से थे? तो क्षत्रिय थे। लेकिन यह जो है माना जाता है कि ब्राह्मण वंश का जो है वह प्रथम संस्थापक है, ठीक है। कालाशोक के बाद जो है, कालाशोक के बाद मगध का पे जो अगला राजा जो बनेगा, ठीक है, अगला राजा होगा और वह अंतिम शासक होता है, ठीक है। यानी इस वंश का जो अंतिम शासक होगा, यानी किस वंश का? ठीक है, यानी कि शिशुनाग वंश का, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होगा, ठीक है, उसका नाम रहता है नंदी बर्मन। क्या नाम रहेगा? नंदी बर्मन रहेगा, और नंदी बर्मन। और यह नंदी बर्मन जो है, यह भी क्या होगी? इसकी हत्या जो है महापदम नंद कर देता है, ठीक है। और शिशुनाग के स्थान पर जो है वह किस वंश का स्थापना करेगा? नंद वंश का। नंदी बर्मन का हत्या कौन कर देगा? तो इसका हत्या जो है वह महापदम नंद कर देगा, महापदम नंद कर देगा इसकी हत्या। और महापदम नंद जो है जब इसकी हत्या करेगा, नंदी बर्मन की हत्या करेगा, तो इसका अंतिम शासक यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदी बर्मन। और नंदी बर्मन की हत्या जब महापदम नंद कर देगा, और महापदम नंद जब हत्या करेगा, तब जो है शिशुनाग वंश के स्थान पर जो है,
ठीक है, शिशुनाग वंश के स्थान पर एक नए वंश की स्थापना करेगी। ठीक है, एक नए वंश की स्थापना करेगी और उस नए वंश का नाम जो रहेगा, ठीक है, वह नंद वंश रहेगा। वह कौन सा रहेगा? नंद वंश रहेगा। यानी कि जो अगला वंश जो चलेगा वह कौन सा वंश चलेगा? नंद वंश, जिसके संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। ठीक है, महापद्म नंद है। ठीक है, यह इतना शक्तिशाली रहता है, ठीक है, कि पूछिए मत। ये बहुत अच्छे अच्छे काम जो है मगध के लिए करता है। लेकिन यह जात से देखा जाए कि जाति से जो है यह आपको क्षत्रिय नहीं होता, यह जाति से जो है एक नापित होता है। ठीक है, जो बाल काटता है वह आपको नापित होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला वंश कौन पढ़ेंगे हम? नंद वंश। तो चलिए इस पर थोड़ा कालाशोक के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कालाशोक के बारे में देखा कि हमने कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक रहेगा। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा से अपना वैशाली बनाता है। इसका जो शिशुनाग के बाद जो अगला शासक जो कालाशोक जो बनेगा मगध का शासक, वह फिर अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा को रिटर्न कर लेता है। फिर कालाशोक के द्वारा जो है वह सबसे महत्वपूर्ण काम जो कराया गया, अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। यह ब्राह्मण वंश का जो है प्रथम संस्थापक माना जाता है। साथ ही साथ पुराण के अनुसार जो है इसको क्षत्रिय कहा जाता है। कालाशोक जो है वह के समय में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है द्वितीय बौद्ध संगीति, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में किया जाता है। क्यों वैशाली में किया जाता है? क्योंकि जो है वह कालाशोक के पहले जो है शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग जो है वह अपनी राजधानी वैशाली को रखता है। इसलिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में कराया जाएगा और उस समय जो है पुरोहित होंगे वह सावक मीर होंगे। कालाशोक को जो है काकवन के भी नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो पुराण और दिव्य बदान में, ये पुस्तक है। ठीक है, तो यह दिव्य बदान और पुराणों में जो इसका नाम जो है वह काकवन मिलता है। पुराण के अनुसार जो कालाशोक है एक क्षत्रिय रहेगा। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो है दो राजा पढ़े हम लोग। ठीक है, पहला पढ़े शिशुनाग के बारे में और दूसरा पढ़े कालाशोक के बारे में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो रहेगा नंदी बर्मन। ठीक, और इस नंदी बर्मन की हत्या जो है वह कर देगा महापद्म नंद। ठीक, और यह महापद्म नंद हत्या करके जो है पूरे शिशुनाग वंश को समाप्त कर देगा और उसके जगह पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे जो हम नंद वंश कहलाता है। ठीक, कौन सा वंश कहलाएगा? नंद वंश कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, अगले क्लास में हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने दो वंश जो है कंप्लीट कर चुका है। पहला आपको हर्यक वंश और दूसरा आपको शिशुनाग वंश। ठीक है, और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक कौन रहेगा? महापद्म नंद, जो कि एक जाति से क्या रहेगा? आपको जाति से जो है वह शूद्र है, यानी कि नापित रहेगा, जो हेयर कटिंग का काम करता है। यह एक राजा बनेगा महापद्म नंद। इनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।